चलिए, तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करते हैं भूगोल यानी ज्योग्राफी। तो जब हम जीएस के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ये दो पर्पस से है। पहला पर्पस, ये सिलेबस को बताने के पीछे सबसे बड़ा रेकमेंड क्या है, अभी तक हमने कॉन्सेप्टर में एक पार्ट जो खत्म किया, हमने पूरी कॉन्सेप्टर के एक बहुत बड़े अप्रोच को कवर किया। हमने समझा कि उसका डेवलपमेंट कैसा होता है, और आज मैं इतने विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो हमने एक डिस्कशन कल्चर, डिबेट कल्चर हमने डेवलप किया उजांक आईएएस एकेडमी में, उसकी वजह से आज आपको बहुत सी चीजों के बारे में पता चला होगा। आज आप रिलीजन, आज आप साम्राज्यवाद, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, समाज, जलवायु, और आज होने वाले जो भी विश्व के युद्ध हो रहे हैं, क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन की जो बात हो रही है, उनके बारे में आज आपके पास एक बहुत बड़ी धारणा होगी। ये जो धारणा यानी कॉन्सेप्ट बनाने के जो सिलसिला होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर स्टूडेंट अपने जो हमारा जो टीचर वर्ग है, अगर अपने स्टूडेंट में एक धारणा को पैदा करना शुरू कर दे, एक एनालिसिस पावर को पैदा करना शुरू कर दे, तो आगे का सफर बहुत आसान होता है। हमें बेसिकली शुरुआती दौर में ही ढेर सारे फैक्ट से परिचित करा दिया जाता है। तो क्या होता है, वो स्पून फीडिंग्स जैसा होता है। तो ठीक है, कुछ दिन तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जब हम एक कंपटीशन में उतरते हैं, तो जब हम एक दुनिया के, भारत के सबसे टफेस्ट हिस्से में उतरते हैं, और जहां पर गला काट प्रतियोगिता होती है, वहां पर स्पून फीडिंग काम नहीं आती है। वहां पर काम आता है कि दिए गए प्रश्नों के हिसाब से अपने व्यक्तित्व को बदलते हुए उत्तर को सामने रखना। और यहां पर अगर मैं यूपीएससी की बात करूं, तो यहां उत्तर नहीं मांगे जाते, यहां समाधान मांगे जाते हैं। याद रखिएगा, जो प्रश्न आपके सामने फेंके जाते हैं, जब यूपीएससी आपके सामने चुनौतियां रखता है, मैं उसको क्वेश्चन नहीं कहता हूं, उसको चैलेंज कहता हूं। वो बेसिकली हर क्वेश्चन के पीछे इतनी लेयर्स बना देता है। तो यूपीएससी में आपसे आंसर नहीं, समाधान मांगे जाते हैं, और समाधान देने का सामर्थ्य यानी कि सॉल्यूशन जो है वो वही दे सकता है जिसके दिमाग में स्ट्रेंथ हो और जिसने चीजों को सही रूप में समझने की कोशिश की है। तो याद रखिएगा कि अगर आप किसी से पूछे कि यूपीएससी के क्या क्वेश्चन है, नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछता, वो चैलेंजेस रखता है। चैलेंजेस भारत के विकास की गाथा के, चैलेंजेस भारत को गरीबी से निकालने के, चैलेंजेस जो है वो हमारे पास यहां आते हैं। तो हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो क्या है, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये क्या है? ये बेसिकली उन चैलेंजेस को अलग अलग पर्सपेक्टिव में समझाने का तरीका है कि आखिर जो भूगोल की कक्षा है, मैं ज्योग्राफी की क्लास में क्या करने आया हूं, मैं क्यों ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन पहला करो मुझसे कि सर मैं यूपीएससी की क्लास में ज्योग्राफी क्यों पढ़ने जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं, मैं प्रशासनिक अधिकारी, दंगे हो रहे हैं, पत्थर चल रहे हैं, भूगोल क्या मदद देगा? नहीं, यहां मदद होगी। यानी कि ये जो पूरा ओरिएंटेशन है क्लास का, वो एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए है, वो एक ऐसे सिविल सर्वेंट के लिए है जो कल को भारत की इन चुनौतियों का समाधान करने का सामर्थ्य रखता है, या कम से कम उसको खोजने का प्रयास करता है। तो फिर से मैं कहता हूं कि यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे, आपसे उत्तर नहीं मांगे जाते, आपसे सॉल्यूशंस मांगे जाते हैं, चुनौतियों का आपसे समाधान मांगा जाता है। और समाधान जो शब्द है, सॉल्यूशन जो शब्द है, उसकी गहराई को समझना, समाधान जो शब्द है वो कंटेम्प्रोरी यानी समसामयिक, अब इसको समझने की कोशिश करना, समसामयिक परिदृश्यों में, यानी जिसको बहुत पहले महान गुरु आचार्य चाणक्य ने कहा था, देश और काल। तो ये जो देश है, देश का मतलब हो गया क्लाइमेटिक सिस्टम, और जो काल का मतलब हो गया, बहुत समय तक मुझे लगता था भारत देश के बारे में बात करनी, कहते कोई बात का जो मतलब होता है, निहितार्थ होता है, उसका जो महत्व होता है, वो देश और काल के हिसाब से होता है। तो देश का मतलब है कि वो जो पूरा ज्योग्राफिकल, वो जो क्लाइमेटिक सिस्टम, और काल का मतलब होता है जो टाइम होता है। तो जो समाधान यानी सॉल्यूशन मांग रहा है, वो कंटेम्प्रोरी यानी समसामयिक परिदृश्यों के अनुरूप मांग रहा है। ये समझने की कोशिश करना, ये जितने भी तुम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, मेरी डिबेट की गहराई समझना, निचोड़ है। आगे कितना भी समय पीडीएफ, क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव चलता रहेगा, लेकिन इस निचोड़ से डाइवर्ट मत होना। डाइवर्जन ही आपके पराभव यानी पराजय का कारण बनता है। आप होता क्या है कि पूरी ऊष्मा ऊर्जा के साथ उतर जाते हो और कुछ समय बाद डाइवर्ट हो जाते हो, फिर खुद पर संदेह करते हो। जैसे अभी एक बच्ची ने लिखा, सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। तुम ये बताने की कोशिश कर रही हो कि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करना चाहती हूं, एक्चुअली ये सबकॉन्शियस माइंड का गेम चल रहा होता है। ये बार बार मत कहो इसके विषय में, प्रयास लगातार करते रहो। और अगर तुम कभी भी डिसओरिएंट नहीं हुए, तो ये एग्जाम एक मध्यम कोटि के स्टूडेंट को भी चुन लेता है। और यूपीएससी में आपने देखा होगा कि लगातार फेलियर रहने वाला स्टूडेंट, जो लगातार 12वीं में भी फेल हो गया, वो आईएएस अधिकारी बनकर बैठा हुआ है, सर्विस में बेहतरीन कार्य कर रहा है, प्रमोशन मिल रहे हैं उसको जल्दी जल्दी। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इस एग्जाम का नेचर बिल्कुल अलग है। ये क्वेश्चन नहीं पूछता, ये उत्तर नहीं मांगता, ये समाधान यानी सॉल्यूशन मांगता है। समाधान यानी सॉल्यूशन जो होते हैं
वो कंटेम्प्रोरी कंटेक्स्ट में कहे जाते हैं, देश काल के अनुरूप होते हैं। इसीलिए जब कोई सब्जेक्ट आप पढ़ें, चाहे वो हिस्ट्री ही क्यों ना पढ़े, वो समसामयिक परिप्रेक्ष्यों में पढ़े जाते हैं। यानी कि जब ज्योग्राफी पढ़ाया जाए तो वो समसामयिक परिप्रेक्ष्य में पढ़ाया जाए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, रेदर देन कि मैं आपको उष्ण कटिबंधीय जो है या पर्णपाती वनों के बारे में पढ़ाऊं, डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ाऊं। क्यों ना मैं आपको समसामयिक चुनौतियां जो डेसिडुअस फॉरेस्ट में आ रही हैं, भारत के डेसिडुअस फॉरेस्ट में आ रही हैं, जंगलों की आग जो लग रही है, उसके मूलभूत कारणों से अवगत कराऊं, उसके बेसिक फंडामेंटल के साथ आपको जोड़ूं, तो शायद आपके पास आज वनों के बारे में जानकारी होने के साथ साथ भारत के सम्मुख, भारत के जंगलों के सम्मुख जो बड़ी पैमाने पर जंगलों की आग लग रही है, उसके समाधानों के बारे में आपके पास एक विस्तृत ब्यौरा होगा। क्योंकि यूपीएससी लगातार बदलाव करता है। यूपीएससी सिलेक्शन का एग्जाम नहीं है, रिजेक्शन का एग्जाम है। ये इतने लोगों को सेलेक्ट नहीं करता, ये ढेर सारे लोगों को रिजेक्ट कर देता है। जो बच गए, जो योग्य हैं, जो लड़ सकते हैं, वही अंदर जाते हैं। तो याद रखना, बाकी जितने भी तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम आज तक देते आए हो, उसमें तुम सेलेक्ट होते हो, इसमें बड़ी मात्रा रिजेक्ट होती है। ये बहुत बड़ा अंतर है। बाद में तुम्हें अंदर जाने के बाद जब फेलियर का दर्द तुम्हें पता चलेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि यहां सेलेक्ट नहीं, यहां रिजेक्ट होते हैं। राइट, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि बेसिकली जो बात मैं आज कह रहा हूं बहुत ही डेप्थ में, इधर तमाम रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने जो अपनी किताबें लिखी हैं, जैसे मेकिंग डिफरेंस, आलोक रंजन की किताब हो गई, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, ठीक है, दीपक सर की बुक हो गई, इनकी किताबों के निचोड़ के आधार पर बता रहा हूं कि जब भी आप किसी स्टैटिक सब्जेक्ट को पढ़ें, यानी कि मूलभूत सब्जेक्ट को पढ़ें, जो भी हमारे बच्चे हों, चाहे यहां पढ़ रहे हो, कहीं और पढ़ रहे हो, सभी स्टूडेंट हैं और सभी भारत के निर्माण में उतने ही भागीदार हैं। वो एक बात ध्यान रखें कि यूपीएससी उत्तर नहीं, समाधान मांगता है। समाधान यानी सॉल्यूशन। हमेशा ध्यान रखिएगा, 20 साल पहले जो सॉल्यूशन था, आज वो प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल बताऊं, 1991 में हमने जब भारत के सामने, जैसे आज श्रीलंका के सामने संकट है, भारत के सामने भी बहुत बड़ा संकट आया था और भारत ने एलपीजी यानी भारत ने उदारीकरण की तरफ चला गया, आईएमएफ के साथ जुड़ गया, विश्व बाजार को खोल दिया। लंबे समय तक, आज भी चले जाइए, किताबें उठाइए, बहुत सी इकोनॉमिक्स की किताबें उसको सॉल्यूशन बताती हैं। लेकिन 25 वर्ष हो गए, अब भारत में जो सामाजिक पतन हो रहा है, महिला उपभोग की वस्तु हो गई, जिस तरह से उसके खिलाफ यौन अत्याचार होते चले जा रहे हैं, जिस तरह परिवार टूटते चले गए, जिस तरह परिवारों में एथिक्स, वैल्यू, मोरालिटी डाउन होती चली जा रही है, छोटे छोटे बच्चों में ड्रग्स, चरस की भावना बढ़ती चली जा रही है, जिस तरह अश्लीलता हमारे समाज में एक ऐसा अभिन्न अंग बन चुकी है जिसने हमारे समाज में पिजन इफेक्ट कर दिया है, आज हमें वही उदारीकरण हमारी भारतीय संस्कृति के पराभव और पतन का कारण जान पड़ता है। 25 वर्षों बाद आज हम उसको सॉल्यूशन से कहीं ज्यादा प्रॉब्लम के रूप में देख रहे हैं। आज जब विश्व बॉडीज के सामने हम खड़े होकर कह रहे हैं कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हम अपने लोगों को सब्सिडी देना चाहते हैं, एक काल आया है, हम अपने लोगों को भोजन देना चाहते हैं, मैं तुमसे क्यों पूछूं यार? मेरा भोजन, मेरा दाल चावल, मेरी सरकार है, मेरे लोग हैं, मैं तुमसे क्यों गड़गिड़ाऊं पीस क्लॉज के आगे? आज भारत वो कह रहा है, लेकिन मजबूर हो रहा है कि जो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था के अंतर्गत उसके हाथ बंधे हुए हैं। आज वो सब कुछ होने के बावजूद, 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा की आबादी, मानव संसाधन होने के बावजूद, सभी प्रकार की जलवायु, सभी प्रकार की मिट्टियों, वन संपदा, इनका वैभव होने के बावजूद आज भी पश्चिमी देशों के सामने छोटी छोटी बातों के लिए हम हामी लेते हुए खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। ये वो भारत हो गया है। तो जो आज समाधान है, हो सकता है कल वो संकट हो जाए। जब हमने उदारीकरण की बात की, हमने बड़े बड़े मॉल्स बनाए, हमने जल का एक ऐसा दोहन की परंपरा शुरू कर दी जहां जल संरक्षण तो कुछ नहीं था, वाटर कंजर्वेशन तो कुछ नहीं था, लेकिन जल का बेतहाशा उपयोग हमारे अंदर आ गया। एक ऐसे देश में जो उष्ण कटिबंध यानी जो है टेम्परेट जोन में, टॉरेट जोन में है, जहां पर जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, जहां पानी हर समय नहीं उपलब्ध रहता है, वहां हमने इतने बड़े बड़े मॉल बनाए, ऐसे बेहतरीन टॉयलेट्स बनाए जो एक एक बार में फ्लश सिस्टम में 5-5 लीटर पानी बर्बाद करते हैं। एक व्यक्ति यूरिनल जाता है और 5 लीटर पानी बर्बाद करके चला आता है। और वो कौन सा पानी? वो पानी वो जो प्रोसेस होकर भारत के बहुत ढेर सारे गरीब लोगों को नहीं मिल पाता। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम याद कर रहे हैं, लेकिन इस भारत में जहां उन्होंने कहा था वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों की जहां उन्होंने बात की थी, हम भारत के लोगों में क्या आज भारत के समस्त लोगों को पीने का पानी उपलब्ध है? आज मेरे ही एक स्टूडेंट एक वीडियो शेयर किया है जहां महिलाएं पीने के पानी के लिए संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। और भारत में यह बड़ी आम तस्वीर है, भारत की राजधानी की बड़ी आम तस्वीर है
कि आज भारत की बहुत बड़ी आबादी को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है और भारत में लगभग इतनी बड़ी मात्रा 27 से ज्यादा % बच्चों की मौत गंदा पानी पीने की वजह से हो रही है, तो हम तो जीवन की सुरक्षा भी नहीं दे पाए हैं, संविधान के आदर्शों की क्या बात करें। आदर्शों को व्यवहार में लाते लाते पता नहीं हमारे आदर्श कहां धूमिल हो जाते हैं।